आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड करा दिया गया, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चिरकालिका वृक्क खराबी के पोषकी प्रबंधन में आहार में निम्नलिखित वर्जित है। तो ये चिरकालिका क्या होता है? ये होता है हमारा रीनल फेलियर, जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, ठीक है। चिरकालिका इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अगर ये हमारी खराबी होती है तो इसमें हमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए? तो पोषक तत्व में हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, सोडियम और ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ना के बराबर होती है, क्योंकि ये वक्र से संबंधित है, हमारे किडनी से संबंधित है। तो हमें सोडियम, प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको एक बात बता दें कि नेट में कुछ डिसीज़ ऐसे हैं जिनसे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, जैसे कि आप मधुमेह या जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे किडनी से रिलेटेड और विटामिन ए की कमी से जो सिम्टम्स आते हैं, वो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप चाहते हैं इस पर एक वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तभी इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आगे जो भी इससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो शरीर में जो प्रोटीन उसके प्रकार क्या क्या हैं? तो उसके हैं ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव करना, बिल्कुल सही है। प्रोटीन क्या करता है? जितना ऊतकों की टूट फूट होता है उसकी मरम्मत करता है, उस ऊतकों का निर्माण करता है, नए ऊतकों की। ये क्या करता है? ये सब प्रोटीन की कमी के कारण ही तो होता है, ठीक है। और क्या करता है? वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि, बिल्कुल भी नहीं, इसका प्रोटीन से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा, प्रतिकारी के रूप में कार्य, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है हमारा। और जो इसका डी है, समुचित पीएच का रख रखाव, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। जो हमारा पीएच है उसका मेंटेन कौन करता है? हमारा प्रोटीन करता है। और पोषक तत्व का संवहन, ये भी प्रोटीन का ही एक कार्य है। तो पहला, चौथा और पांचवा ये सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोजन भुनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो भोजन भुनने की प्रक्रिया, जो भुनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है? कौन कौन से सिर्फ जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड बनाए जाते हैं। तो इसमें आता है हमारा पापड़। आप देखते हो पापड़ को डायरेक्ट हीट में, क्या कहते हैं, हीट में इसको पकाया जाता है। और शकरकंद को भी, ठीक है, पकाया ही जाता है हीट में। और इसमें से रोटी, जो रोटियां हैं उसको भी हम डायरेक्ट हीट में बनाते हैं। रोटियां सेकने में भी आता है और भूनने में भी आता है, दोनों में ही रोटियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं? जब हमारे शरीर में जब हम कैल्शियम लेते हैं तो उसका अवशोषण करने में बहुत सारे सहायक होते हैं, ठीक है। और उसको अवरोध करने में, उसको अवशोषित नहीं होने में कौन कौन से कारक हैं जो उसको रोकते हैं, जो हमारे शरीर में उसको अवशोषित नहीं कर पाता है? तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, और कैफ़ीन, जो हम कैफ़ीन लेते हैं चाय कॉफ़ी में, वो कैल्शियम का अवशोषण में रोधक पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं। और उसका जो है फाइटिक अम्ल, ये तीनों अम्ल जो हैं, जो कारक है, वो हमें कैल्शियम के अवशोषण में अवरोधन पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की फिर कमी हो जाती है, फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है हमारी, ठीक है।
उसका डी जो विटामिन डी है उसको अवशोषण में इसका बहुत ही सहायता करता है, विटामिन डी। नेक्स्ट है फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन, जिसे ब्राउनिंग कहते हैं, भूरापन को, ठीक है, को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। तो जो ब्राउनिंग होती है, जब हम सब्जियों और फल को काटते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, ब्राउनिंग होती है। जैसे ब्राउनिंग आप देख सकते हैं, जैसे एप्पल है, सेब को जब आप आधा काट के छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक साइड का पूरा क्या होता है, वो भूरा पड़ जाता है। तो ये ऑक्सीजन में ही रह के इसका जो भूराकरण होता है इसको ही ब्राउनिंग कहते हैं। और ब्राउनिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक एंजाइमिंग और एक नॉन एंजाइमिंग होता है। जो एंजाइमिंग होता है तो इसमें फल फ्रूट जो भी आते हैं, केले में आप देखते होंगे ऐसे दाग पड़ जाते हैं ब्राउन से, और सेब को काट के छोड़ देंगे तो ब्राउन हो जाता है। तो ये एंजाइम के कारण होता है। और नॉन एंजाइमिंग होता है उसमें, ये एंजाइम के कारण नहीं होता है। कुछ भोज्य पदार्थ में ऐसा उसमें कुछ पदार्थ होते हैं जिसके अंतर्गत ही वो ब्राउनिंग होती है। जैसे कि हमारा इसमें नॉन ब्राउनिंग में क्या आएगा, नॉन एंजाइमिक ब्राउनिंग में आएगा हमारा कैरमलाइजेशन और मेलार्ड ब्राउनिंग, ठीक है, इसमें आता है दोनों। तो इसमें आप देखते हैं मेलार्ड में क्या होता है, हम शुगर जैसे अमीनो अम्ल है उसके साथ शुगर को रिएक्शन, हीट के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेलार्ड प्रक्रिया होती है, जिससे हम दूध या और जो मीट होते हैं हम इसी प्रक्रिया द्वारा उसको ब्राउनिंग करते हैं। और जो कैरमलाइजेशन होती है उसको चीनी के द्वारा हम उसको हीट के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे भोज्य पदार्थ, बिस्किट, सब कुछ बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ हमारे बहुत सारे हैं जिसके द्वारा हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इसका सही इसमें क्या क्या आएगा, तो अब बात करते हैं। तो इसमें आएगा हमारा संतुलन, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग, और हमारा आएगा इसमें पानी में डुबोना। तो ये हमारा ब्राउनिंग के जो है उसको रोक सकते हैं, उसमें संतुलन लाकर एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके और पानी में डुबो के रखेंगे तो क्या होता है, वो ब्राउनिंग नहीं होता है। तो ब्राउनिंग को रोकने के लिए यही एक तरीका है। नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व है। जो नवजात बच्चा है उसके लिए जो कपड़े होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके क्या आवश्यक तत्व होते हैं। तो उसके लिए एक आरामदेह कपड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जो उसके शरीर में चुभे नहीं, क्योंकि उसका जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है। और क्या है, इसमें हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सफाई, क्योंकि छोटा बच्चा है तो हाइजीन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और गर्माहट, अगर उसको गर्माहट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई मौसम ऐसा होता है जैसे ठंड का मौसम है तो बच्चों को अच्छे से पहना के रखना चाहिए, और उसको जल्दी उसको क्या होती है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, मौसम चेंज होगा, उसको अच्छे से नहीं पहनाएंगे तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो गर्माहट की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित है। रेशम जो है एक ये जंतु से प्राप्त होता है। रेशम आपको पता होगा जंतु से प्राप्त होता है। इसकी जो रेशा होता है बहुत ही सबसे ज़्यादा लंबा रेशा किसका होता है, रेशम का होता है। बहुत ही अच्छा, चमकीला, टिकाऊ और इससे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसके भौतिक गुण क्या क्या है, इसका है चिकना सूत्र, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट और चिकना होता है। अगर से वस्त्र तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही वो शाइन करता है, बहुत चमकता है और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। और इसका संयत दीर्घीकरण होता है, ठीक है। और ये बहुत ही मजबूत भी होता है, इसका टिकाऊ होता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, ये सालों साल चलता रहता है। और ये फटता कटता, इसके जो धागे होते हैं उसको जल्दी टूटते ही नहीं है। ये 1200 से ऊपर इसकी लेंथ होती है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको टेक्सटाइल के, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिएगा टेक्सटाइल नाम से एक वीडियो प्लेलिस्ट बना है, उसमें रेशम और कॉटन और भी कई
प्रकार के धागों को बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कार्डेन सूत क्या है। तो ये ऐसा सूत होता है जो बहुत ही खुरदुरा टाइप का होता है। ठीक है, जैसे खादी होता है ना, जो खादी के कपड़े बनाते हैं खुरदुरे होते हैं, वैसा होता है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही कम टिकाऊ होता है, ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है। इससे ख़राब तरह के जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। मजबूती इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, कुछ दिन चलता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है, इसके सूत जो होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो ये हमारा कार्डिन सूत तो होता है। नेक्स्ट है संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा। तो ये इसके इंग्लिश में भी आप देख लीजिए क्या है ये। गैदरिंग इफेक्ट विल बी बेस्ट ऑन, जो संग्रहण प्रभाव होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ये हमारे मलमल में होगा, जो संग्रहण करने में बहुत ही आवश्यक है, सर्वोच्च होगा। और हमारे किस में होगा, सिफॉन में होगा। ठीक है, ए और सी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं। क्षतिपूर्ति के घटक हैं मूल वेतन और हमारा प्रोत्साहन। ठीक है, अगर क्षतिपूर्ति के घटक, अगर वेतन और प्रोत्साहन उनको दिया जाए तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छा करते हैं। जो भी क्षतिपूर्ति है वो अपना दिल लगा के करके हैं तो पूरा होता है, उसको अच्छा वेतन मिलेगा, किसी कर्मचारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा कथन सिस्टम उपागम के अवधारणात्मक ढांचे के केंद्र बिंदु का वर्णन करता है। तो इसमें सिस्टम उपागम के बताना हमें, तो इसमें है हमारा प्रबंधन को एक पृथक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता। जो प्रबंधन है उसको गतिविधि के रूप में नहीं दे सकते हैं कि हम प्रबंधन बस करते हैं कि हाँ उसको सही दिशा में लेके जाना, कैसा कार्य, कौन सा कार्य किसके बाद करना, उसका अच्छा प्रबंधन करते हैं। तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको बस एक गतिविधि के रूप में नहीं देख सकते। और इसमें आता हमारा समग्रता को नज़रअंदाज किए बिना व्यक्तिगत घटक। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आता है अंतर संबंध, अंतर निर्भरता तथा पारस्परिक क्रिया। एक दूसरे को अंतर संबंध और अंतर निर्भरता तथा पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही हम किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे को रिलेशन होना चाहिए कर्मचारियों के बीच, उनमें एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए कि हाँ एक दूसरे काम एक साथ मिलजुल के करना। ठीक है, पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ग्रह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी है। तो ग्रह रूपरेखा के हमें बताने प्रकार, तो इसका हमारा है फ्लोर रूपरेखा, उत्तोलन जिसे एलिवेशन रूपरेखा कहते हैं, और इसका जो थर्ड है वो है सेक्शन रूपरेखा। तो ये द्विआयामी प्रकार है किसके, ग्रह रूपरेखा के, फ्लोर, परिप्रेक्ष्य, उत्तोलन और सेक्शन रूपरेखा। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। जब हम
किसके दौरान? डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। तो क्या क्या होते हैं इसमें? ग्राफिक वर्कशीट और एनालिसिस कार्ड्स, और हमारा आता है इसके अंतर्गत मैट्रिक्स की विविधता। ठीक है, ग्राफिक वर्कशीट होता है जिसमें हम पूरा ग्राफ बनाते हैं, जो डेवलपमेंट और डिज़ाइन का पूरा ग्राफ। फिर एनालिसिस कार्ड्स होते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। फिर मैट्रिक्स की विविधता होती है। तो ये तीन ही इसके मेजर पार्ट्स हैं जिसका हम इसको लागू करते हैं, इसको देखते हैं जब भी हम डिज़ाइन डेवलपमेंट की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है संकर्षक से संदर्भित है। तो संकर्षक क्या होता है आप इंग्लिश में देख लें, ट्रैक्शन रेफरल। तो ये हमारा होता है गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। ठीक है, और हमारा ये होता है दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। जो हमारा गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींची जाने की फीलिंग होती है, जो हम गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसकी गतिविधि में हम कितना कार्य कर रहे हैं, उसमें दिए जो कार्य हमें दिया गया है उसको पूरा करना, उसको पूरा करने के लिए उसको प्रेरणा देना, प्रेरित करना। ठीक है, वो ये सब हमारे इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उन 3 प्रतिवर्ती क्रियाओं का चयन कीजिए जो एक सामान्य शिशु के 4 माह की आयु के पश्चात समाप्त हो जाती है। तो 4 माह के आयु तक वो समाप्त हो जाती है। कौन कौन सी इसमें से प्रक्रियाएं हैं जो अब 4 माह की आयु के पश्चात नहीं देखी जाती? तो आप इंग्लिश में भी आप ये देख लीजिए। तो इसमें आता हमारा टॉनिक नेक, पामर ग्रैप। आपने ये पढ़ाया गया है कल के वीडियो में क्या होता है पामर ग्रैप्स। और इसमें आता है हमारा बबिंस्की। ये हमारा तीनों ये पढ़ाया गया है, तो आप पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसको बार बार नहीं समझाया जाएगा, आप अच्छे से देखा करें वीडियो। बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्यता के कारण बढ़ता है। मतलब किसके कारण क्या होता है? अस्थमा जो अटैक आता है बच्चों में किसके कारण बढ़ता है? तो ये बढ़ता है शारीरिक एवं भावात्मक दबाव के कारण, जब उसको बहुत टेंशन हो जाती है। और किसके कारण बढ़ता है? ये खाद्य एलर्जी, किसी खाद्य जो कुछ खाना ऐसे होते हैं किसी को सूट नहीं करते, उससे एलर्जी होती है, उसके कारण भी बढ़ता है। और ये बढ़ता है मौसमी परिवर्तन के कारण। ठीक है, 3 इसके कारण है, मेजर कारण है जिसके कारण अस्थमा का अटैक बढ़ता है। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तो बौद्धिक अक्षमता को किन किन कारणों के द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं? इसमें आता है औसत से बहुत नीच बौद्धिक क्रियाशीलता। किसी की एज 10 साल है और उसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है 4 साल के बच्चे की तरह वो कार्य कर रहा है, तो उसकी बौद्धिक जो अक्षमता बहुत ही कम है। ठीक है, और जो इसका सेकंड है वो है अंगीकार की क्रियाशीलता की क्षति। जो अपने कार्य कर रहा है, जैसे कि बहुत ही वो एज तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन क्या है वो अपने एज के अनुसार वो बहुत ही कम उम्र के बच्चे के कार्य को करता है। ठीक है, वो अपने एज के बच्चों की तरह कार्य नहीं कर पाता, वो क्रियाशील उस टाइप का नहीं हो पाता, कोई भी कार्य अपने एज की जैसे नहीं कर पाता। और इसका जो है थर्ड 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 18 वर्ष हो रहा है तो जितने भी विकास होते हैं पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किशोरावस्था से आगे बढ़कर जब वो
किशोर पूरा जो होता है, जो 18 वर्ष क्या होता है उसमें पूर्ण विकास हो जाता है। जितने भी लड़के लड़कियां हो उसमें विकास हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो विकास उस बच्चे में नहीं दिखाई देता, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो ये बौद्धिक अक्षमता के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। मतलब जैविक बच्चा जैसे नॉर्मली होता है वो उसमें सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर्स को क्या सुझाव दे सकता है? तो उसे डॉक्टर IVF का सुझाव दे सकता है, और उसको ये कह सकता स्वार्थहीन सरोगेसी का सुझाव दे सकता है, और जो थर्ड है वो दे सकता गोद लेना। ये 3 सुझाव है जो जैविक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व मतलब प्री स्कूल में आयोजित कार्यशाला बच्चे की देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशिष्टता स्पष्ट करती है। पदोन्नत किए गए प्रमुख क्षेत्रों का चयन कीजिए। मतलब जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक के लिए जो कार्यशाला में कराए जा रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो हमारे हैं खेल का महत्व, बच्चों को खेल को महत्व समझाना कि हाँ हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हेल्थ के लिए। दूसरा हमारा है सुसंगत अनुशासन, एक दूसरे के साथ रहकर अनुशासन सीखना, अनुशासन में रहना, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारा थर्ड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है संतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे शारीरिक और जो हमारे मानसिक विकास है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, ठीक है, हम कुपोषित हो जाएंगे। तो ये तीनों ही हमारे आवश्यक हैं। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, विपणन में पब्लिक संबंधों की भूमिका है। विपणन में कौन कौन से जो है जो संबंधित भूमिका है पब्लिक से, तो वो हमारा है मीडिया के साथ व्यवहार, ठीक है। मीडिया के साथ कैसा व्यवहार है, जो पब्लिक है हमारा संबंध, इसमें ये हमारा फर्स्ट आता है। उसमें आता है ग्राहक संबंध व्यवहार बनाना, कि हमारा जो ग्राहक के साथ संबंध कैसा है, उसको अच्छा संबंध बनाएंगे तभी वो आएगा। और जो हमारा थर्ड है वो है कॉर्पोरेट छवि बनाना। हमारा कॉर्पोरेट जगह में हम काम कर रहे हैं तो उसमें छवि भी हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर छवि खराब होगी तो विपणन में पब्लिक के साथ जो संबंध है वो खराब हो जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा। जो हमारा लास्ट है वो है लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। लोगों के प्रत्यक्ष हम ज्ञान का प्रबंधन ही करेंगे तभी वो विपणन में हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।